सदियों पहले घने खूनी जंगल के बीचों बीच एक विशाल और डरावना महल खड़ा था और इसकी दीवारों से काई और बेलाएं लिपटी हुई थीं। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से इसकी काली खिड़कियों तक पहुंच पाती थी। यह महल इंसानों की दुनिया से कटकर भूतावास नाम की एक भयावह दुनिया का केंद्र बन चुका था। इसे लोग काल महल कहते थे। समय के साथ यह महल पूरी तरह से खंडहर में बदल गया था। भूतावास की महारानी का नाम था रक्तिका। वह कोई साधारण भूतनी नहीं थी, बल्कि अपनी शक्ति और सुंदरता के लिए भूतों के बीच भी पूजी जाती थी। रक्तिका के लंबे स्याह बाल थे जो घने अंधेरे की तरह दिखते थे और उसकी आंखें ऐसी लाल थीं मानो उसके भीतर दो जलते हुए अंगारे हों। रक्तिका को अपनी दुनिया की नीरसता पसंद नहीं थी। उसे इंसानों की भावनाओं, उनके डर और उनके जीवन की छोटी छोटी खुशियों में गहरी रुचि थी। इसलिए अमावस्या की हर रात जब जंगल में अंधेरा सबसे घना होता था, रक्तिका अपनी भूतनी का रूप त्याग कर एक अति शानदार पोशाक पहनती थी जो अंधेरे जंगल में भी दूर से चमकती थी जैसे कोई भटका हुआ तारा। एक रात लाल पोशाक में रक्तिका एक बेखबर हिरनी की तरह घने जंगल में घूम रही थी। उसी समय चार दोस्त विक्रम, मोहन, प्रीति और सोनिया एक ट्रैकिंग अभियान पर थे। वे जंगल के रहस्यमयी किस्से सुनकर उत्साहित थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे किसके इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही वे कालमहल के पास पहुंचे, उन्हें एक मनमोहक, दिल को छू लेने वाली धुन सुनाई दी। वाह, कौन इतनी रात को यहाँ बांसुरी बजा रहा है? मोहन ने कहा। प्रीति ने डरते हुए कहा, यार, यह जगह ठीक नहीं लग रही, वापस चलें। तभी उन्हें पेड़ों के झुरमुट के बीच उन्हें एक अप्सरा जैसी सुंदर महिला दिखाई दी। लाल रंग का एक चमकदार धब्बा दिखा। जैसे जैसे वे करीब आए, उसकी लाल पोशाक, जो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, रही थी मानो कोई ज्वलंत गुलाब हो। उसके गोरे रंग पर ऐसी लग वह महिला जो रक्तिका थी धीरे से उठी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। विक्रम, जो सबसे साहसी था, आगे बढ़ा। माफ करना, हम रास्ता भटक गए हैं। क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ से शहर की ओर जाने का रास्ता कहाँ है? रक्तिका ने धीरे से अपनी लाल आंखें उठाई और एक मधुर आवाज में कहा, तुम रास्ता भटक गए हो मुसाफिर? नहीं, तुम तो अपनी मंजिल तक आ गए हो। उसके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी जो सबको अपनी ओर खींच रही थी। वह धीरे धीरे मोहन की ओर बढ़ी और उसके हाथ पर अपना बर्फीला हाथ रखा। मोहन को लगा जैसे उसके शरीर से सारी ऊर्जा खींची जा रही हो, लेकिन रक्तिका की सुंदरता ने उसे बांध रखा था। तुम बहुत थक गए लगते हो, रक्तिका फुसफुसाई। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरा घर यहीं पास में है, मैं तुम्हें आराम दूंगी। प्रीति को कुछ गठीठ या बीट लगी। नहीं, हमें चलना चाहिए। शुक्रिया, हम खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन मोहन पर रक्तिका का जादू चल चुका था। नहीं, मुझे यहीं रहना है। यह जगह कितनी खूबसूरत है। रक्तिका ने मुस्कुराकर अपना हाथ मोहन के कंधे पर रखा और उसे काल महल की ओर खींचने लगी। महल के करीब आते ही उसकी लाल पोशाक हवा में लहराने लगी और उसका चेहरा पल भर के लिए भयानक भूतनी जैसा हो गया। लेकिन मोहन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। विक्रम, प्रीति और सोनिया घबराकर वहीं रुक गए। वह इंसान नहीं है, सोनिया चीखी। उसकी आंखें देखो। बाहर विक्रम ने फैसला किया कि वह अपने दोस्त को नहीं छोड़ेगा। उसने प्रीति और सोनिया से भाग जाने को कहा, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया। हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, उसने कहा। हमारा साथ ही हमारी ताकत है। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सुना था कि भूतों की दुनिया में केवल शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ बलिदान ही उन्हें हरा सकता है। विक्रम ने अपनी जान जोखिम में डालकर महल के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी आग जलाई, जिससे रानी का ध्यान भट जाए। आग की रोशनी पड़ते ही भूतों को असहनीय दर्द होने लगा। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, रक्तिका अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस आ गई। तुम बचकर नहीं जा सकते, उसने अपने भयानक पिशाचों को उनकी ओर भेजते हुए कहा।
विक्रम ने मोहन और प्रीति को बाहर धकेला। तुम लोग भागो, मैं इन्हें रोके रखता हूं। रक्तिका की लाल आंखें आग उगल रही थीं। वह सीधे विक्रम की ओर झपटी। तेरा साहस तुझे भारी पड़ेगा, ओ साधारण इंसान। विक्रम ने आखिरी बार भगवान का नाम लिया और शुद्ध मन से अपनी दोस्ती के बंधन की शक्ति पर भरोसा करते हुए उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच कुछ क्षणों का भीषण संघर्ष हुआ। अंत में महारानी की भयानक शक्ति भारी पड़ी